686 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ ग्लूकोज जो है ये एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसमें से कुछ हीट के तरह लॉस हो जाती है, कुछ एटीपी के फॉर्मेशन में आ जाती है सबस्ट्रेट लेवल पर, और कुछ जो है कोएंजाइम्स को रिड्यूस करती हैं और उसमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स में एनर्जी कैप्चर रहती है। फिर वो कोएंजाइम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में के थ्रू पास होके वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को, जो कि रेस्पिरेटरी चेन का पार्ट बनते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं। वहाँ से एनर्जी जो है रिलीज होती है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से इंटर करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसके थ्रू जो पेयर इंटर करेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा वो 3 ATP बनाता है। एक देखिए कॉम्प्लेक्स 1 पर बनेगा और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स 3 पर बनेगा और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स 4 पर बनेगा। इस तरह से एक NADH जो है कोएंजाइम वो पूरे रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगी। FADH2 जो है, जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो एंजाइम सिचुएटेड होती है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट यूबिक्विनोन या Q जिसको कहते हैं उसको डोनेट करती है रेस्पिरेटरी चेन में, एक स्टेप छोड़ देती है कॉम्प्लेक्स 1 को छोड़ के। तो यहाँ पर जब यहाँ पर एंट्री होगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो नेचुरली एक थर्ड पर बनेगा ATP और एक फोर्थ पर एक ATP बनेगा। तो NADH के तुलना में कंपैरिजन में एक ATP ये शार्ट बनाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी है वो कैसे कैसे किन किन स्टेप्स पर कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है साइटोसॉल में होता है और सबसे पहले और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होगी, आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगी। उसमें उसको ग्लूकोज को के ब्रेकडाउन में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स लगते हैं और जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर 2 में ब्रेक करता है और दोनों मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो 3-3 कार्बन एटम्स के होते हैं। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 पायरुवेट बनता है और 2 पायरुवेट बनने में 4 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर। 4 जनरेट हुए और 2 कंज्यूम हुए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, तो नेट गेन जो हमें हुआ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुवेट में और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो कि साइटोसॉल में होगा वो 2 ATP मॉलिक्यूल हुआ। और ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब पायरुवेट बनाता है तो 2 NADH के भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं। तो 2 NADH मतलब एक NADH से 3 ATP बनेगा, तो 2 NADH से 2 6 ATPs बन गए और ये केमी ऑस्मोसिस के थ्रू बनेंगे। मतलब जिसमें प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, वो उसकी एनर्जी को यूज़ करके ये ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो होगा, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, जिसमें एस्टिल कोएंजाइम A बनेगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा और वो क्रेब्स साइकिल का पार्ट होगा। तो क्रेब्स साइकिल में जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो उसके ब्रेकडाउन से 2 NADH बनेंगे, क्योंकि 2 पायरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से और दोनों क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। तो क्रेब्स साइकिल में जाने पर दोनों जो NADH हैं वो 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एक NADH से 3 तो 2 NADH से 6 हो गए, तो ये 6 हो गए। अब इसके बाद जो क्रेब्स साइकिल चलेगी तो क्रेब्स साइकिल से ये जो है सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP, क्योंकि 2 साइकिल चलती है, 2 एस्टिल कोएंजाइम A बनता है। दोनों एस्टिल कोएंजाइम जो है 2 साइकिल पूरा करेंगे, तो एक साइकिल से सबस्ट्रेट लेवल पर A, तो 2 साइकिल से सबस्ट्रेट लेवल पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल पूरी होने में सब मिला के 6 NADH बनेगा। तो 6 NADH में 6 3 जा 18,
18 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गया। और एक साइकिल में 1 NADH2, तो दो साइकिल में 2 NADH2 बनेगा, तो FADH2 सॉरी, एक FADH2 से 2 ATP, देखिए यहाँ पर एंट्री हो रही है तो 2 कॉम्प्लेक्स से पास होगा, तो 2 ATP, तो 2 FADH2 बनेगा, तो 2 2 4 ATP, ये भी केमियोस्मोसिस के थ्रू बनेगा। तो इस तरह से अगर हम ये टोटल करें कि कितने ATPs हमें सब मिले, तो टोटल करने पर इसका नेट जो यील्ड है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स आएंगे। और ये जो 38 ATP मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। यूकैरियोट्स में 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसका कारण ये होगा कि जो 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है और वो साइटोसॉल में है, तो हमें जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो चीज़ों के लिए इम्परमेबल है, उससे चीज़ें पास नहीं हो सकती। तो इनको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक NADH के लिए एक ATP मॉलिक्यूल खर्च करना पड़ेगा। तो 2 NADH को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करने में 2 ATP का मॉलिक्यूल खर्च होगा। तो 2 NADH है, 2 ATP खर्च होगा, तो 38 से 2 माइनस कर देंगे तो टोटल हमें मिला 36। तो ये इसीलिए यूकैरियोट्स में 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और प्रोकैरियोट एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं।